अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द बेस्ट नावल्स। नावल यकीन मोहब्बत के एपिसोड नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। वो फ़ोन देखने लगी थी जब वो कोई बात कहे सुने बगैर बंद कर चुकी थी। क्या हुआ, मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रही हो। गाज़ियान वापस जब आया तो आयरा के हाथ में अपना फ़ोन देखते दरियाफ्त करने लगा था। पता नहीं नूर ने कॉल की तो मैं ये नूर का ही नंबर है ना। वो कब साइड पकड़ते हैरत सी बंद स्क्रीन की जानिब देखते पूछने लगी। नूर की कॉल थी। शिट, आज के बिजी स्केड्यूल में से बात करना ही भूल गया। वो कॉल्स लॉग्स में उसकी कॉल ही देखते अफसरदा सा हुआ था। चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। वो शाम में सुकून से कॉल करने का सोचते अपनी कीज टेबल से उठाने लगा, लेकिन आयरा का फिक्र खाने लगी। शायद नूर को उसका फ़ोन उठाना नागवार गुजरा था, पर वो खामोशी से शॉपिंग बैग थामते मुस्तरब सी उठ गई। नूर, क्या हुआ, यहाँ क्यों ऐसे बैठी हो। वो अचानक से चकराते सर से बैठी सुनती थी। जुबैर साहब उसका जर्द पड़ता चेहरा देखने लगे थे। बाहर शाम के साए गहरे हो रहे थे। अंदर लाउंज में उसका दिल सूरज की तरह डूब रहा था। कुछ नहीं बाबा, वो फ़ोन की तारीख स्क्रीन देखते आंसू पीने लगी थी। आज मैं कुछ पूछूं तुमसे, सही जवाब देना। वो अपनी माँ की कमी इसलिए में शिद्दत से महसूस कर रही थी। जी बाबा। वो सोफे से ज़रा सा खिसकते उनके कंधे पर सर रखते अपने जलते दिल को सुकून पाने को आंखें मूंद गई थी। गाज़ियान की माँ का रवैया कैसा होता है तुम्हारे साथ। कभी तुमने उनका जिक्र करते नहीं सुना, न कभी फ़ोन पर तुम्हारा हाल चाल पूछा, न कभी भी तुमने उनके रवैये के बारे में बताया। गाज़ियान के साथ तुम खुश हो, इसका अंदाज़ा मैं उसके तुमसे दूर जाने पर देख रहा हूँ। लेकिन इसकी माँ का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ। वो धीरे धीरे से सवाल करने लगे थे। बाबा सब अच्छे हैं, पर मैं अच्छी नहीं हूँ। वज़ियत महसूस किए यकदम ही बोल गई थी। किसने कहा है हाला नूर बहुत अच्छी है। मेरी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। खुद के बारे में आइंदा नहीं ऐसा कहना। बाबा की आंखों के नूर वहाँ से जब्त करते उसको अपने कंधे पर सर रख के देखने लगे थे। बाबा, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ इसलिए आपको अच्छी लगती हूँ, लेकिन गाज़ियान की मम्मा हकीकी दुनिया में रहने वाली इंसान है। वो पलक झपकती तो आंसू किनारों पर ठहरते। क्या गाज़ियान की मम्मा। वो चौंके थे। कुछ नहीं। उनके कंधे से सर हटाते सीधी हो गई थी। गाज़ियान की मम्मा, क्या नूर की आपकी शादी करके मैंने वाकई बेटी को पराया कर दिया कि वो मुझसे अपने दिल की बातें छुपाने लगे। वो सदमे में हुए उसके दिल की बातें ही नहीं जान पाए थे। नहीं बाबा, हरगिज़ नहीं। नूर लव्स यू मोर। वो उनका नहीं हाथ थामते नफी करने लगी थी। बाबा, मैंने तो नहीं कहा था कि मेरे साथ ये सब हो, पर मेरे साथ ही क्यों। वहाँ उनके हाथों पर से टिका गई थी। दानस्ता कितनी देर से बात दोहराते हुए उनका दिल फिर से पुराने जख्मों से आशना करा गई थी। अब मुझे अपनी ज़िंदगी में भी क्यों सुकून नहीं मिल रहा। बाबा, इसकी माँ को मैं कभी अच्छी नहीं लगती। उनके नज़दीक मेरा वजूद बेमानी है। वो तेज़ी से रोने लगी थी। जुबैर साहब मुट्ठी भींच गए थे। नूर, तुम्हारे साथ जो शख्स मौजूद है ना, उसके होते मुझे फिक्र नहीं होती। वो शख्स मुझे कायल कर गया था तुमसे शादी का। वो शख्स तुम्हारे दुश्मनों को सज़ा खुद दिला गया। बदले में उसकी जॉब खतरे में आई। वो 1 माह हिरासत में रहा। मीर सब्तीन अभी भी उसके पीछे पड़ा है। इस मर्दूद शख्स की खामोशी से हमदान कोई नहीं। मुझे भी खौफ आता है। उसकी ट्रांसफ़र में तो इसका हाथ तब भी था, लेकिन उसके बाद अपने इस इकलौते शैतान सिर्फ बेटे को खोने के बाद वो एक ज़ख्मी शेर बना है जो कभी भी कहीं से वार के लिए तैयार बैठा है। लेकिन गाज़ियान एक मजबूत शख्सियत का मालिक है, हामिल है, जिसके हाथ में मैंने अपनी बेटी का हाथ दिया, और मैं बस उसके लिए पुरसुकून हो जाता हूँ कि हाला नूर मेरे बाद एक मजबूत साहिबा के हवाले है। उसे साथ लगाए नरमी से बताने लगे थे। उसकी उलझन को यही समझ रहे थे कि वो उससे दूर होने से उलझी सी, परेशान और अफसरदा है। मैं माइग्रेशन की बात प्रिंसिपल से करता हूँ। सबके वाले सब्जेक्ट की तैयारी करके पेपर यहाँ दे देना। सिफारिश की बिना पर को लेटर इशू कर देंगे ताकि इस्लामाबाद के किसी भी मेडिकल कॉलेज में तुम इनरोल हो जाओ। वो उसके दिल की कैफियत के मुताबिक बोले। इस्लामाबाद। वो अपने बाप के मुंह से भी तकसीद होने पर अब जब्त करने लगी थी। आप जानते थे गाज़ियान की ट्रांसफ़र इस्लामाबाद हुई है। वो चंद में पहले अपनी की जाने वाले कॉल पर आयरा के फ़ोन उठाने की वजह से जो अपना सुकून बर्बाद होता महसूस कर रही थी, इस तस्दीक पर सदमे से बोली, हाँ क्यों, इसने बताया तो था। उसका हैरान होता इतना महसूस नहीं कर पाए थे। मैं सोना चाहती हूँ बाबा, बहुत ज़्यादा सोना चाहती हूँ। वो सोफे से उठी अजीब लहजे में बोली। जहाँ रहती तो जब्त खो देती। फिलहाल वो बहुत सारा रोना भी चाहती थी। नूर डिनर बगैर सुने ही रूम की जानिब चलती थी। रूम लॉक करते वो बिस्तर पर गिरी थी। तवातर आंसू बहने लगे थे। गाज़ियान, मैं कैसे बताऊँ, मैं इसको खोने से डरती हूँ। मैं अक्सर अपनी बातों में अजीब हो जाती हूँ। वो अपनी मम्मा से मेरे लिए लड़ जाता है।
बहुत सी बातों में वो अच्छा है, लेकिन मुझे अपनी साथ से नहीं वाकिफ करा था। वो तकिए में चेहरा छुपाए अपना ज़ब्त आज़मा रही थी। दिल चाह रहा था उससे पूछे, अगर मुझे मोहब्बत देते हो, मेरा ख्याल भी रखते हो, तो मुझसे ही क्यों अपनी बातें छुपाते हो? समझा ले अपनी इस बेटी को, अपनी करतूत दुरुस्त रखे, वरना इस बार मैं उसे अली से बोल के घर से निकलवा दूंगी। अपनी बहू की चीखों पुकार पर वो नफे करते रोते अपनी बेटी को देखने लगी थी। मामा, मैंने कुछ नहीं किया मामा, मुझे नहीं पता वो क्यों आया यहाँ, मैं क्यों उसे बुलाऊंगी, मुझे नहीं पता था वो घर आया है। वो रोते बोली थी। दानीन की माँ ने अफसोस भरी नज़र अपनी बेटी पर डाली थी, जो सुर्ख आंखों से अपने जुर्म न होने के बावजूद मुजरिम बनी सामने खड़ी थी। अपने हुस्न के जलवे और अदाएं ना दिखाओ तो उमर खामखा किसी औरत के पीछे पागल नहीं होते। और तुम्हारे भी चाहे जहाँ से मैं आए ऐसे ही नहीं आते। तुम्हारी खूबसूरती के कसीदे पढ़ते तुम्हारे पीछे पागल हुआ पड़ा। अनम दानीन की भाभी ज़हर खान लहजे में तमस्कार भरी नज़र उसकी सादगी में भी ग्रे रंग पर ब्लू शाल चानों पर फैलाए खूबसूरत नकुश वाले चेहरे पर नजर डाले बोली, जो सादा भी किसी को भी घायल करने का हुनर रखती थी। अफसोस ऐसे हुस्न का जिससे अपने शोहर को तो लुभा न सके। पतन से मुस्कुराते नजरें डाले सोच गई। वरना वाकिफ थी उसके जान की अलहदगी की वजूहत थी। इसके सामने तो ये और दानीन थी। अगर उसके माजी से वाकिफ होती तो मजीद जिंदगी हराम कर देती। गलती न होने के बावजूद भी वो इस्लामी मुजरिम बनी खड़ी थी। समझा ले अपनी बेटी को सासू माँ, उसे मैं हरगिज़ अपने भाई पर डोरे डालने नहीं दूंगी। इस जैसी लड़की को तो कम से कम नहीं, जो अपना घर नहीं बसा सके। इस्लामी से लगा पूरी छत उस पर आन गिरी है, जबकि उसके सुने बगैर उसके कमरे से नक पर भरी नजर डालते निकलती चली गई। कि ये मेरा घर है मामा, जहाँ मैं महफूज नहीं। वो बिस्तर पर बैठते तकलीफ ज़्यादा सी बोली। दानीन, मैं इस घर में सुकून चाहती हूँ, क्यों तुम उसके भाई के सामने गई? जब वो आया था तुम कमरे में नहीं रह सकती थी, समझाया भी था तुम्हें। कम से कम तुम अपनी हैसियत समझ जाओ। खुदा रहा वो तुम्हारे भाई के आगे बोल गई तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? तुम्हारी पहली गलतियाँ उसे जहर नशीन है, कभी तुम्हारे यकीन नहीं करेगा। करे भी क्यों? तुमने कौन सा हमारी इज्जत का पास रखा था? उसकी जुड़ी हालत को देखती बोली, मेरी गलतियाँ थी, मैं अकेली कसूरवार नहीं थी, वो भी बराबर का शरीक था। फिर मुझे मैं ही क्यों, वो क्यों बरी समान है? वो बात मुझे मिलाते बुरी तरह चिल्लाई थी। आहिस्ता दानीन आहिस्ता, अनम को भी ये राज नहीं पता। खुदारा अपने माजी के कारनामे ना दोहराया करो, जो इज्जत तुम हमारी खाक में मिला चुकी थी। जानती हो वो बरी समान क्यों है? क्योंकि वो मर्द था। लोग मर्दों के गुनाह नहाने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन औरत की कोताहियाँ उसकी कब्र तक साथ जाती हैं। इस्लामी वो शर्मिंदगी के दर्जे में चली गई थी। फिर भी तुम उसके भाई की वजह से इज्जत से रुखसत हो गई थी। मैं तो शुक्र अदा करते नहीं थकती थी दानीन, लेकिन क्यों बर्बाद किया तुमने सब? मुतलकी से उसे हकीकत दिखाने लगी थी। मम्मा, अब मैंने कुछ नहीं किया, कसम खा रही हूँ। मैं किचन में काम ही कर रही थी, मुझे नहीं पता वो कब मेरे पीछे आया और मुझसे बेहुदा गुफ्तगू करने लगा और अचानक भाभी आ गई थी। बाखुदा मेरे दिल में कोई ऐसा ख्याल भी नहीं था। वो मुठियाँ पीछे यकीन न करने पर दिल चाह रहा था खुद को कुछ कर जाए, इसलिए मैं एहसास हुआ था बेबुनियाद इल्ज़ाम कितना तकलीफ देता है। आई कांट बिलीव मम्मा, ये मेरा घर है, आपको मुझ पर यकीन नहीं? मैं क्यों ऐसी हरकत करूँगी? वो तलखी से देखते बोली थी। तानी, लड़के की जब शादी हो जाए ना तो मायका उसके लिए पराया ही हो जाता है। भाभियाँ नहीं बर्दाश्त करती। तानी, तुम क्यों न समझ सकें कि वो अपना घर बर्बाद किया? वो मुझे ले जाएगा मम्मा, मैं अब ये तो उसके एक मुहिम से उम्मीद के तहत वो ख्वाब किसी कैफियत में बोली थी। भूल है तुम्हारी दानीन, तुमने जो हरकत की ना वो काबिले नाकाबिले माफ़ी थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें रुखसत करते वक्त नसीहत की थी, औरत घर बनाने वाली हो तो झोंपड़ी में भी बना लेती है, लेकिन ना बनाने वाली हो तो अपने महल में भी अपने खुद गर्जी से आग लगा लेती है। वो उसे जिंदगी का पस मंजर समझाने लगी थी। मगर मेरी गलती इतनी थी कि माफ़ी की कोई राह नहीं निकलती। उनकी गोद में सर रख गई थी। आंसू दबाकर आंखों के किनारों को गीले करने लगे थे। गुज़श्ता 7 माह की जिंदगी की तलखियाँ दिमाग पर उभरने लगी थी। तुमने फरार की राह छोड़ी ही नहीं। उसके बाल में नरमी से हाथ फेरने लगी थी। वो तो उसकी माँ थी ना, जो अपनी बेटी की तकलीफ हर दिन के साथ देख रही थी। अनम को इसका वजूद जहाँ हर किस बर्दाश्त नहीं था। वो तो बस उसके तस्लील के बहाने ढूंढती उसे निकालने के दर पे थी। नानीन, मैं अजान को कभी नहीं बुलाऊंगी। खुदा मुझे मेरे घर वालों और मेरे शोहर की नज़र में मुजरिम साबित ना करें कि मैं अपनी नज़र उनके सामने उठा ही ना सकूं। बेगुनाह होते हुए भी इल्ज़ाम लगना कितना अज़ियतनाक होता है। वो गहरा सांस भरते ही किसी के अल्फाज उसके दिमाग में गूंजने लगे थे। मक्का फातिमा। वो दुखती आंखें बंद कर गई थी। फ्रेश होते हुए इस्लामी बिस्तर पर नीम दराज था। सेलफोन से हैंड फ्री अटैच किए उसे मुसलसल कॉल करने लगा। वो जो पिछले 2 घंटे से सूचियों को हश्र कर चुकी थी।
बेड पर पड़ा अपने फ़ोन बजते देख बेइज्जत हरकत पड़ी रही थी। एक तो मेरी बीवी नाराज़ बहुत होती है, उसके हाथ तेज़ी से कीपैड पर चलने लगे थे। आई मिस यू बैडली, कम से कम फ़ोन तो उठा लो। मैं तुम्हारे पापा को कॉल करने लगा हूँ, वो खुद तुमसे मेरी बात करवाएंगे। वो इसी पोजीशन में लेटे फ़ोन करीब किए सारे टेक्स्ट पढ़ने लगे। मज़ीद नज़रअंदाज़ी नहीं हो सकी थी। शायद रक़ाबत और मोहब्बत दोनों का एहसास दिल में झाँक रहा था। वो तकिए पर पड़ी खुश्क वीरान आँखों से फ़ोन कान से लगा गई थी। वो रिसीव कॉल देखते उसकी उंगलियां उलझी बेहकम सांसें कई लम्हे महसूस करने लगा। फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रही थी? उसकी सांसें उसकी गंभीर आवाज़ से मज़ीद भारी होने लगी थी। वीडियो कॉल कर रहा हूँ मैं, फ्रेश से मेरे सामने आओ। उसकी तबीयत खामोशी पर बहुत ही बोला था। ऐसे ही कहीं जो कहना है वह दुख तो सर थामते बोली थी। वो सुने बगैर वीडियो कॉल करने लगा था। नूर बाल बांधते आंसू साफ की उठ बैठी थी, काम से टेक लगाती कि उसकी गाल चंद लम्हा बाद स्क्रीन पर उभरने लगी। अचानक की उसको सुबह टी-शर्ट में बिस्तर में नीम दराज क्राउन से टेक लगाए देखा था। इतना न याद आया करो, सो न सके हम, सुबह सुर्ख आंखों का सबब पूछते हैं लोग। वो शौक लहजे में पहले जुमला अदा कर गया था। वो अजियतनाक नजरें उठाती उसको पुरसुकून देखते तलखी से मुस्कुराई। इनका बुतरा हुलिया, सुर्ख रज्जे की चुगली खाती आंखें वल्ला हमसे इश्क होने का पता दे रही हैं। उसे चुप देखते ही वो दोबारा गंभीर लहजे में बोला। वो अपनी इस तरह भी हालत की निस्बत उसे पुरसुकून देखने लगी। उसकी मुस्कुराहट जहर से बुरी लगते वो चीखते बोली, झूठ बस कर जाओ, झूठ बोलना, खुदा के लिए अपने साथ साथ मुझे धोखा नहीं दो। वो मजाक की रमक हटाए शिश्तर सा हुआ। कौन सा झूठ बोला मैंने तुम्हारे साथ? गाजियां सदमे में जाते बोला जब उसने तलखी से बोलते उसका दिमाग खराब कर दिया था। जिन चीज़ों के साथ दिली वाबस्तगियाँ होने लगी हैं वो हमें अजियत क्यों देती हैं? आई एडमिट माई ऑल फॉल्ट्स, लेकिन तुम तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझते कि कोई पूछे कि मेरे शोहर की ट्रांसफ़र कहाँ हुई है तो मैं बता सकूं। वो आखिर में जहर होते बोली, लेटर तुम्हारे हाथ में था। वो कुछ समझते नरमी से बोला, वाओ, लेटर मेरे हाथ में था। प्लानिंग तो 1 माह से चल रही थी। इन सबको तुम्हारे मुताल्लिक सब पता होता है, लेकिन नूर को साथ रहते नहीं पता चला। कितनी बेवकूफ़ हो ना मैं, ये तुम मुझे फिर बनाते हो। आखिरी अल्फाज खासे तेज लहजे में बोलते उसका पारा खासा हाई कर गई थी। स्टॉप इट नूर, सिर्फ तुम्हारी आवाज़ ऊंची बर्दाश्त करता मैं। वो यकदम टेक छोड़े उससे से सीधा हुआ था। ना करो मजीद, छोड़ दो मुझे। वो खुद को बिस्तर पर ढीला छोड़ते दिली कैफियत भाई बेखौफी से बोली, जस्ट शट अप। आइंदा अगर ये बकवास की ना तो खुद तुम्हारी जान ले लूँगा। खबरदार जो गाल काटी, सुनो मुझे आज बस। वो तभी से सांस हवा के सुपुर्द करते बोला, पहली बार जब मरी में तुमसे मिला ना तो वो महज अट्रैक्शन थी जो किसी भी खूबसूरत कम उम्र लड़की को देखकर बाज़ औक़ात मैच्योर इंसान को भी हो जाती है। लेकिन फिर तुम मुझे इस मामले के दौरान मिली नूर। मैं तुम्हारे बाप को इंसाफ के मशवरे देने वाला ये नहीं जानता था वो मेरी किसी लम्हे की गिरफ्त में की जाने वाली फर्जी मोहब्बत होगी, जिसके मिलने का मुझे कभी यकीन भी नहीं था, जिसके गलत नाम से मैं वाकिफ़ था। समाप्त मेरी फर्जी मोहब्बत। वो तल्खी से मुस्कुराया था, लेकिन तुमसे निकाह दिल से किया था। क्या अल्लाह के जोड़े के रिश्ते में कोई मिलावट हो सकती है? बताओ मुझे। मैं तुम्हें क्यों बेवकूफ़ बनाऊंगा? क्या खुद तुमने नोटिस दिया था? मैंने बताया था तुम्हारे बाबा के घर खाने के दौरान भी, लेकिन तुम मुझे कभी अपनी ज़िंदगी में अहमियत ही नहीं देते। तुम्हें मेरा कभी ख्याल आया कि मैं तुम्हें किस तरह देखना चाहता हूँ? हमेशा रोती रहना नूर, कोई एक ऐसी बात करती हो जो मेरा दिल हमेशा दुखा देती है, जिसके बाद न चाहते हुए मुझे भी अपने फैसले पर अफसोस होता है और मैं वो बात बोल जाता हूँ जो तुम्हें तकलीफ से दो चार कर जाती है। वो सुन हो गई थी जब वो दोबारा बोलना शुरू हुआ। नूर, गौर किया है कभी तुमने? पता है आज मैं एक सच का एतराफ़ करूँगा। वो लबतर करने लगी। सर्द रात में भी वो पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार होते। दिल में उसके एतराफ़ को लेकर बुरे से वसवसे जगने लगे थे। तो औरत ही ना। शादी की पहली रात जब तुम सब तोड़ फोड़ कर मुझे ये जता गई थी कि आज तुम भी अपनी आवाज़ पूरी कर लो, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ था, आह, ये मैं हैंडल नहीं कर सकता। ये मुश्किल लगा था मुझे एक लम्हे में लगा था ये सब जज्बाती फैसला था। मैं खुद के साथ ना इंसाफी कर गया। उसके बाद उसका दिल चीरने लगी थी, लेकिन आज नूर की बारी थी सुनने की। मैं वो बोलती कि वो बात अचक गया। सुनो, मुझे आज हरगिज़ खाल काटने की या मेरी बातों को नज़रअंदाज करने की गलती ना करना। वो सुर्ख नज़रों से बोल गया, मैं तुमसे कई दिन बेनियाज रहा नूर, और जानती हो मुझे फिर से अपने जज्बात में किए गए फैसले पर शदीद गुस्सा आने लगा था। वो उसकी खुद को अज़ियत देती बातों को कानों में अंडेलने लगी।
लेकिन जब तुम खुद को नुकसान पहुंचा गई और डॉक्टर के बाद तुम कई बार यह काम कर चुकी हो, बाखुदा वो दिन तमाम मलामत का था मेरे लिए नूर, कि मैं कैसे अपने फैसले से पीछे हट सकता हूँ। तुमने कितनी बार मेरी हिम्मत तोड़ी, क्या तुम अंदाज़ा कर सकती हो? लेकिन अपने दिल से पूछे, क्या तुम कभी खुद मेरी तरफ खुद से पलटी हो? हमेशा मैं ही क्यों नूर? वो चंद पल खामोशी के नजर हुए थे। तुम्हें पता है, आज भी तुम एक बात ऐसी कर देती हो जो मेरे ज़ब्त को आजमा देती है। जैसे कि डाइनिंग टेबल पर तुम मुझे कभी नहीं समझती। इनफैक्ट तुम सिर्फ खुद को समझती हो। तुम्हें लगता है दुनिया में सिर्फ तुम मजलूम हो नूर, दूसरे का हाल दिल पहचान लिया करो। बट यू डोंट नो दिस रियलिटी हाउ मच आई लव यू नूर गाजियान। वह नज़रें सामने किए खुश्क साकत वीरान चेहरे से देखने लगी। हमें खुश खुद रहना होता है, मैं कैसे तुम्हें खुश रखूं? जब तुम खुशी के छोटे छोटे ज़रा खुद से नहीं ढूंढोगी, मैं क्या कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। मैं मोहब्बत दे सकता हूँ, इस मोहब्बत को महसूस किए खुश रहते मुझे मोहब्बत देना क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है? खामोशी नहीं, आज जवाब चाहिए मुझे तुमसे। वह स्क्रीन की जानिब देखने लगा जो चेहरा झुकाई थी। नाउ योर टर्न, बताओ मुझे क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही है? दूर से तो सिर्फ देखने पर एक दफ़ा कर सकता हूँ, चलो चेहरा ऊपर करो ताकि तुम्हारे आंसू एंजॉय करो। वो अपनी दिली कैफियत दबाए मिजाह की जानिब ले गया। मुझे बात नहीं करनी, वरना आवाज़ महसूस कर रहा था। फिर मैं किससे बात करूं, किससे मोहब्बत करूं? वो ना चाहते हुए भी नरम लहजा अपना लिया था। अब नूर वो शशतर सा बेबस हो गया, सामने स्क्रीन पर नजर आता मंजर ये था। वो चेहरा दोनों हाथों में छुपाए अब हिचकियां भर रही थी। नूर, हुआ क्या है यार? इस लड़की ने उसको तो क्या सुननी थी, ये बोल के हमेशा वो अपनी सुर्ख आंखों से उसे ही झुकाने में कामयाब ठहरती थी। तुम परेशान कर रही हो मुझे, वो मुस्तरब सब बोला। अगले लम्हे फिर से उसकी दिल दहलाने वाली बातें कानों से टकराई। किसी को नहीं पता मैं अंदर से किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। कैसे दिखाऊँ तुम्हें अपनी ज़ात का खला? मैं 2 दिन हंस लूँ तो 3 दिन रोती हूँ। मुझे खुश नहीं रहना, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं रो जाती हूँ। मुझे उसकी हिचकियाँ तेज़ होती उसके दिल को मजीद इस तरह भी कैफियत से दो चार कर रही थी। मुझे यूँ लगता है मैं सदियों से बीमार हूँ, और ये बीमारी ऐसी है जो कभी सेहतयाबी में नहीं बदल सकती। आई नो आई हर्ट यू अ लॉट, पर मैं क्या करूँ? मतलब पीछे सुनते बोला, आयरन ने मेरा खून नसीब किया, ये चीज़ सर पर सवार किया ना, शक कर रही हो मुझ पर? वो सुर्ख अंगारा बनी रोने से सूजी आंखें उठा गई थी। गाजियान को इसकी वहशतनाक आंखों से खौफ आने लगा। तुम वजाहत मांगने के सारे हक रखती हो मेरी जान। खुद को अज़ियत देने की बजाय खुदा रखा कभी तो अपना हक इस्तेमाल कर लिया करो। वो इसी के खामोशी से रोने पर वो खुद ही वजाहत देने लगा। सिर्फ इस रास्ते में मिला था और इसकी जिद पर कॉफ़ी शॉप पर कॉफ़ी पीने चले गए। वहाँ मेरी शर्ट पर कॉफ़ी गिर गई थी, मैं वो साफ करने किया। इसी दौरान तुम्हारे कॉल मेरे फ़ोन पर ब्लॉक होते थे, वो रिसीव कर गई थी। उसने गाड़ी में माजरत करते शर्मिंदगी से ये बात गाजियान को बता दी थी। मैं सिर्फ नूर का हूँ, लेकिन नूर का भी हक तो जताए मुझ पर। वो सर थाम गया था वजह पूछे बगैर। वो खुद को तब से अज़ियत दे रही थी। मैं शक नहीं कर रही, वो रोते नफी करने लगी। मुझे बस डर लगता है अपनी ज़ात के ऐप से। बिलीव मी, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा खास। आई प्रॉमिस, मुझे तुम्हारी कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई कार्ड्स, कोई पेपर्स और कुछ भी नहीं। बस रोने के शौक में मसरूफ़ वो अचानक बोल गई, मुझे तुम चाहिए हो बस। तवील खामोशी और सद रात के सन्नाटे में वो बस वक्फे से रो रही थी। मुझे नहीं रहना यहाँ, पास आना है तुम्हारे, बहुत पास। वो एक जुमले में बोलते से साकत कर गई थी। वो कई लम्हे स्क्रीन पर उसे रोते देखता रहा जो ये गर्दान किए थे। बेसाख्ता तलब मुस्कुराए थे। अभी कैसे हूँ तुम्हारे पास? बाय रोड कितना टाइम लगेगा? वो नरमी से बोला। इतने पैसे क्या करोगे? अभी अभी लाहौर की फ्लाइट लो, मुझे नहीं तुमसे दूर रहना। वो सामने स्क्रीन पर देखते रोने से भारी होती आवाज़ में शिद्दत लाई बोली थी। फ़ोन उसके चेहरे के बेतहाशा करीब होने की वजह से उसका सफ़ेद लिए सुर्ख चेहरा मुसलसल रोने से सूजा सा था। वो लब दबा गया था। आखिर उसे एक दिन की दूरी पर एहसास तो हुआ। राइट नाउ, उसकी सुने बगैर दुखती आंखों को दोनों हाथों से मसलते उसकी शेप में छुपी मुस्कुराहट को देखने लगी थी। अभी तो फ्लाइट नहीं मिलनी स्वीट हार्ट। वह गंभीर लम्हों में भी अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पा रहा था। आयरन ने दानस्ता अपनी हरकत में आज इस लड़की को एहसास दिला दिया था। आखिर वो अपने जोन से तो निकली थी। पता था मुझे बहुत बुरे हैं आप। वो सूजी सुर्ख आंखों दुखने के बावजूद अपने दिल को पुरसकून महसूस कर रही थी। जब तुम आप कहती हो ना, मैं बात भूल जाता हूँ। वह कहका लगा गया था। इज्जत राज नहीं,
सुकून रखो में महसूस किए चेहरा मोड़े बोली, हाय ये आप और तुम का कॉन्सेप्ट कल गुस्सा से समझेंगे आपसे दूर। उसकी बोझल आवाज़ महसूस की, उससे नजरें चुराई, तकिए पर गिरते उसके स्क्रीन पर उभरते चेहरे को ना देखते फोन कान के करीब ले गई थी। ये मेरी अब तक की तुम्हारे साथ खूबसूरत कन्वर्सेशन थी। कल जब मुझे पिक करने आओ तो मुझे मेरी बीवी चाहिए। गुड नाइट। मेरी आंखों पर रहम खा लेना। वो लपटान तले दबाए मुंतशिर धड़कनों से गाल काट गई थी। मेरे दिल को तुम अच्छे लगते हो। उसके व्हाट्सएप पर सेट पिक्चर पल्ला पर रखते मुस्कुराते आंखें मूंद गई। उससे इस बार अपनी अजीब दिल के अपील से मिलने की सरशारी पर ही एक पुरसकून नींद ने जल्दी आगोश में ले लिया था। आयरा कहाँ हो बेटे? आयरा की माँ कमरे में दाखिल होते खाली कमरा देखते उसे पुकार गई। मुझे समझ नहीं आती उसके बाप को इसकी शादी की बजाय बिजनेस का बर्डन सर पर डालने की क्या ज़रूरत है। वो उसका लैपटॉप और बिखरे कागजात पैर से उठाने लगी थी। ये कमरा मुझे कहीं से एक लड़के का कमरा नहीं लगता। वो थीम देखते कुर्ते बोली, 26वें साल में लग गई है ये लड़की, मगर मजाल है कोई सलीका सीखा और जानवरों से प्यार करवा लो, ऑफिस के आए दिन चेंजिंग करवा लो, पर खरीदारी में ज़ीरो। वो चीज़ें समेटते बड़बड़ा गई। वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ को देखते अंदाज़ा लगा गई कि वो शावर ले रही है। चीज़ें समेटते अचानक नज़र सोफे पर है, कपड़ों के नीचे सफ़ेद शॉपिंग बैग पर पड़ी। ये क्या है? शॉपिंग तो बोल रही थी मैंने, कुछ भी नहीं करके आई। वो खोलती के क्लिक की आवाज़ से उस जाने पर रुख मोड़े देखने लगी। मेरे रूम में घंटे से खड़ी मेरी बुराइयाँ कर रही हैं। वो बाथरूम में बाहर आते पीछे से हिसाब कायम कर गई थी। ये किसने दिया? वो शॉपिंग बैग खोलते मैरून सिंडी गर्म शाल देखते सताइशी नज़रों से देखने लगी। इसकी आपको ज़रूरत है? कमीना शख्स, ये दिया था उसने मुझे। वो मिरर से नज़र डालते बाल ट्राई किए बोली, उसने तो जहमत भी न की थी देखने की। मतलब दिया है? कौन है जिसने ये नेक फ्रीज़ अंजाम दिया जो आज तक माँ न कर सकी? वो इसकी जानिब देखते खशमगी नज़रों से पूछने लगी, कम ऑन मामा, बिजनेस पार्टनर है मेरा, ज़्यादा अहमियत न दे। वो ब्लड शर्ट लेते बोली, बिजनेस पार्टनर मतलब कोई नेक सुलझा अच्छा शख्स है। आयरा मिलवा दो मुझे उससे, क्या पता मेरा दामाद ही बन जाए। आयरा के हाथ थमे थे। हो गई टिपिकल माँ की तरह शुरू नजर आने लगा इसमें फ्यूचर दामाद। वो हंसते हुए आग लगा गई थी। तुम और तुम्हारा बाप तो नहीं मुझे सीरियस कभी ना लेना। मैं तो तरस गई हूँ तुम्हें दुल्हन के रूप में ढंग के कपड़ों में सजी सवरी देखने को। पहली बात मामा, वो कम से कम मुझसे 3 साल छोटा है। नंबर 2 शादीशुदा। उनकी इमोशनल ब्लैक मेलिंग नज़रअंदाज किए हंसते कैसे टी शर्ट की जगह उनका सिलेक्ट करता कुर्ता फिलहाल वह चू चुरा के लेते बोली, तो वो नहीं तो कोई और सही, कम से कम तुम संजीदगी तो दिखाओ इस मामले में। तुम्हारी वानी की वजह से पहले ही गाजियान के लिए अरसा बिठाए रखने पर खास अफसोस है मुझे। उनके करीब होते उनका हाथ थामते उनकी परेशानी देखते नरमी से बोली थी, मम्मा गाजियान का जिक्र कहाँ आ गया? वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। मैंने अपना इस मामले पर फैसला अल्लाह पर छोड़ा है और मुझे अल्लाह पर यकीन भी है क्योंकि वो बेहतर से बेहतरीन अता करने वाला है। वो नरमी से समझाते हर बार की तरह काल के रूम में बने चेंजिंग रूम में गायब हुई थी। अल्लाह भी कहते उम्मीद रखने के साथ साथ इंसान हाथ पाँव भी हिलाए। वो उड़ते बाहर की तरफ यही बोली थी। ऑफिस से निकलते उसके हम कदम हुई थी। क्या कह रहा था मिस्टर अमान का बेटा मेरे बारे में? वो तीखे लहजे में एहसान से इस्तफसार करने लगी थी। वो अभी आज की फाइनल पेपर साइन किए, डील फाइनल कर गए थे और अमान इनका तीसरा पार्टनर था। वो खुद आज नहीं था पर उसका बेटा था। आसान ने सीधे यहाँ से लाहौर की फ्लाइट लेते वापस जाना था। जल्दी से होटल जाकर अपना सामान लेकर एयरपोर्ट तक जाना चाहता था, जबकि इसका बाकायदा रास्ता रोकी थी। वायरा को देखते मुस्कुराहट जब्त कर गया था, जो अभी भी दुपट्टे से उलझ रही थी। अगर इसे बता देता वो लड़का इसको पहले दिन देखने के बाद आज उसकी उंगलियों पर उसे क्या तबसरा कर गया है, तो इस लड़की का सर ज़रूर फाड़ देती। उसके मुताबिक ये लड़की साफ गोई के साथ इसे लड़ाकी भी लगी थी। छोड़े मिस आयरा। बाबा मुश्किल ग्लासेस आंखों पर लगाते लपटपा गया था। क्यों? मेरी बुराई तुमसे कर रहा था, अब तो मुझे यकीन हो गया है। वो खफकी से दबा सा घुट रही थी। मिस्टर आज आपने ये ड्रेसिंग किसके कहने पर की थी? वो उसको टी शर्ट और सफ़ेद ट्राउज़र पर पीछे दुपट्टे में लिप बाम से ढके गुलाबी रंग कर लिए लब और हल्की ढाई सुनहरी से हाईलाइटिंग वाले कंधे पर सीधे बिखरे बालों में देख रहा था। क्यों, तुम्हें क्या मसला है? ओह, तो तुम मुझे उसके साथ ताड़ते कमेंट पास कर रहे थे। वो समझ जाने पर गुस्से से और सर्दी से सुर्ख सी नाक और गाल लिए बोली थी। वो मुसलसल मीटिंग में उसको दबा दबा अमान के बेटे के साथ हंसता महसूस कर रही थी। आप क्या सोचती हैं मिस सायरा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। वो तो बस ये लड़की, वो सोचते बस खामोश हो गया था।
मेरे बारे में गलत अंदाजे नहीं लगाए। माना कि किसी ज़माने में फ्लर्टी था, बट नाउ आई एम मैच्योर पर्सन, बट आई विश। वो उसके चेहरे से 1 इंच के फासले पर होते बोला। वो सांस रोक के परे होती कि वो कलाई थाम गया था। काश कि आप तब मुझसे मिलती, क्योंकि आप जैसी लड़की हरगिज़ मेरी नज़र में फ्लर्ट के लिए नहीं है। बाय द वे, दुपट्टा सूट किया है आप पर। वो मद्धम सा मुस्कुराते उसकी बोलती बन की अपनी बातों का झांसा दिए जा चुका था, जबकि वो खून खाने नजरों से उसके डार्क परफ्यूम के महक को महसूस किए फिर साथ में गहरा सांस भरते पार्किंग की जानिब बढ़ी, जबकि अमान के बेटे की बात तो वहीं फिजा में खारिज के साथ सांस में ही गायब सी हो गई थी। वो प्लेन की सीट पर आंखें मूंदे खामखा मुस्कुरा रहा था। कुछ टाइम बाद फ्लाइट टेक ऑफ करनी थी। शहर पर बजती ट्यून से वो फोन के जरिए मुतवज्जो मुतगैर रंगीन नोटिस पढ़ने लगा। तो दानीन हैदर थक गई है। वो स्क्रीन पर उभरता नोटिफिकेशन देखते तड़का जाते खुद में उतारने लगा था। इस्लामाबाद से आज उसकी वापसी थी। चल तुम्हें आज़ादी मिलेगी, मुझे तो लगा मज़ीद प्लानिंग्स करोगी तुम। वो सीट से टेक लगाए टेक्स्ट उसे सेंड करते गुस्से में मूड बर्बाद होते फ़ोन बंद कर गया था। पूछ सकता हूँ तुमने झूठ क्यों बोला? ये एक्सीडेंट प्री प्लान था अजान। अहान ने कांस्टेबल के जाने के बाद कदरे तेज लहजे में हॉस्पिटल के बिस्तर पर मुंदी आंखों से उसे लापरवाह पड़े देखते कहा, मैं जानता हूँ जाग रहे हो तुम। उसके मुसलसल बंद आंखों को देखते उसका कंधा झंझोड़ किया था। बीवी है वो मेरी, वो बंद आंखों से ही बोला था। बीवी? हाँ ने तंज से दोहराया था। देखता हूँ कौन उसे मेरी सजा से बचाता है। हाँ वो इसका मामला है, प्लीज़ आप उसे हल करने दें। रिया उसको शदीद गुस्से में जाता देख नरमी से समझाते बोली थी, तुम भी रिया, वो दोबारा यही हरकत करेगी, मैं अपनी फैमिली का मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बार सजा ज़रूर मिलेगी ताकि अगली दफ़ा सोच कर गलती करे वो मुठिया भींचते उस लम्हे जब्त कर रहा था। मकसद ये है भाई, मैं उसे जेल में नहीं देखना चाहता, आप ये केस वापस लें। आसान के होश में आते थे कभी अनपढ़ हासा गुस्से में था। मैं उसे मिलना चाहता हूँ, वो आई तो कोई नहीं रोकेगा उसे, ये मेरा आत्मी फैसला है। वो बोलते से तकलीफ से 2 4 कर गया था और दानीन इस बात पर अभी भी खुशफहमी में मुब्तला थी कि अज़ान ने उसके खिलाफ केस नहीं होने दिया। उसके लिए फ्रेश फूलों का बुके लिए उसके सामने थी। मुझे बातें करते नहीं थकती थी। तवील खामोशी में से हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े देखते वहशत से सी होने लगी। जिंदगी में ये मुकाम भी आना था। दानीन हैदर को खुद पर अफसोस होने लगा। क्या कोई बात नहीं रह गई हमारे दरमियान करने को? उसके करीब खिसकते हाथ थामते कि वो अपने प्लास्टर वाली बाजू परे कर गया था। उसकी आंखों में गुस्सा बढ़ता देखने लगी। बात करने के लिए किसी मौजू की ज़रूरत होती है, मियाँ बीवी में नहीं होती। लेकिन तुमने कोई मौजू गुफ्तगू के काबिल छोड़ा ही नहीं। नहीं अज़ान, ऐसे नहीं कहो, मैं कसम खा रही हूँ तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहती थी। वो सुर्ख होती आंखें उठा गई थी। तुमने मुझे मारना चाहा होता तो दुख ना होता। तुमने तो मेरे भाई को मारना चाहा दानीन हैदर। तुम्हें अंदाज़ा भी है सीधा कत्ल का केस बन रहा है तुम पर। वह नबी की ना मांगकर उसकी पट्टी छूना चाहती थी जब वो उसके हाथ को बुरी तरह झटक गया था। माफ़ी की गुंजाइश है कोई? मुझे लेकर कहीं दूर चले जाओ प्लीज़, जहाँ सुकून हो। हम दोनों होंगे, बस समझ रहे हो ना अज़ान? तुम्हारी फैमिली तुमसे मिलने नहीं देती मुझे, वो इसलिए मुझसे बिल्कुल पागल सी लगी थी। अब मेरे माँ बाप, मेरी माँ और मेरे बाप का क्या कसूर है तानी, जिन्हें इस उम्र में छोड़ जाओ? मैं उसको दूर झटकते पावर कराया था। कभी अपनी ज़ात के अलावा किसी दूसरे का भी सोच लिया करो तानी, कि तुम कितने खुदगर्ज हो। सोचना ज़रूर, लेकिन सोचोगे कैसे? तुम कभी भी खुदी के जोन से निकल कर खुद को बदल ही नहीं सकती। आज मुझे नफरत हो रही है तुमसे, तुम्हारी खूबसूरत शक्ल के पीछे छुपे हसद और नफरत से। दूर, मेरे करीब भी नहीं आना। इसको करीब आते देख वो सख्त तेज लहजे में दौड़ा, तो तुमने सोच लिया कि अब तो मुझे तलाक दोगे? वो गहरा सांस भरते इस मुलाकात में हतमी फैसला चाहती थी। वो सर उठा गया था। भूल है तुम्हारी, ये सजा है तुम्हारी जैसे ही रहेगी। किसी खुशफहमी में हरगिज़ नहीं रहना कि तुम्हें बचा के अपने करीब होने का कोई रास्ता फराहम किया है। बस सजा यह बोला, अज़ान यू लव मी, आई नो यू लव मी, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। वो यकदम चीखी थी, मैं तुम्हें छोड़ खा रहा हूँ, बांध गया हूँ, मुझसे दूर होकर भी मेरे करीब। वह हैरत सदा से देखने लगी थी। उसके लफ्ज़ उसे रूह परवास होने के मुतरादिफ लग रहे थे। अब न तुम सारे प्लान्स बनाओ बैठकर फुर्सत में खुद को बेवा करने के। आइंदा हॉस्पिटल जाकर में मुझे कभी अपनी शक्ल न दिखाना, वरना तानीन मैं भूल जाऊँगा सब कुछ और तुम्हारी तरफ निकलते सारे हिसाब बेबाक कर दूँगा। और तलके से खुद के साथ में मुस्कुराते थे दामन वहाँ से थके कदमों से लौट आई थी, जो उसे सजा ना देते भी सजा दे गया था। दूसरी जानिब टेक्स्ट पढ़ते तानीन का रंग भी मुतगय्यर हुआ था। यू लव मी अज़ान, मोहब्बत में तुम मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते।
वो चंद लम्हे पहले सोच रही थी इससे एक बार तो मिलेगी, मगर यहाँ तो जवाब खत्म होता नजर आया। तुमने किससे पूछकर मेरी जिंदगी का फैसला किया है? वो बपड़ी सी उसी के सामने थी। उसे अंदाजा नहीं था उसका भाई ही उसके साथ ऐसा कर सकता है, जबकि अनम पुरसकून से इसी को देखते लापरवाह सी थी। ये तय है दानी, मैंने सोच समझ कर फैसला किया है, तुम इसे भूला ले रही हो। वो बेनियास उसकी जानिब देखते बोला था। क्यों तय है? मैं नहीं चाहती ये सब समझे तुम। अपनी बीवी को संभालो, तुम समझ जाए जो तुम्हें उलट पटियाँ पढ़ाते हम सबसे इस तरह मुंतशिर कर रही है। वो बेड पर बैठी नेल पॉलिश से मसरूफ बज़ाहिर बेनियाज थी, जबकि ध्यान की सोचों का सारा मरकज इस पर था। अपनी ज़ुबान काबू में रखो दानी, मम्मा इसे समझा लें आप, बेहतर होगा, क्योंकि मैं ये फैसला बहुत सोच समझ कर चुका हूँ। वो सख्त से खुद पर जब्त किए बोला था। अच्छा तो तुम बता दो, उसके बाद मुझे खुला लेते। तुम्हारी बीवी की बातें सुनने को सदा जहाँ रहना पड़े रहना है। वो आंसू पर बंद बातें तलखी से उसकी जानिब देखते बोली। अपने शहर के सामने वो अच्छी बीवी का मुजाहरा किए जुबान तक नहीं हिलाती थी। अली बहन सही कह रही है, जब आसान ने इस रिश्ते से कोई राजी नहीं दी तो हम कौन होते हैं शैतान का काम करने वाले। क्या करोगे इसे तलाक दिलवा कर? पहाड़ जैसी जिंदगी उसके आगे पड़ी है। वो अब खुद नरम लहजे में बिगड़ती बात संभालते बोली थी। नहीं, बिल्कुल नहीं मम्मा, खुलाने से जल्दी उसकी शादी मेरे साथ एक एम्प्लॉय है, मेरा दोस्त भी है, अच्छे लोग हैं। उसकी बीवी की डेथ हो गई है, रिश्ता देख रहे हैं वो लोग। मुझे मुनासिब लगा है, आपको मिलकर भी अच्छा लगेगा। जबकि तानीन सपने में जाती चीखी थी। तुम होते कौन हो? बेहतर होगा मेरे साथ उन जी ना बोलो तो, वैसे भी वो शख्स तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, मूव ऑन कर गया है। अपनी ज़िंदगी में नहीं यकीन तो ये तस्वीर देखते फैसला कर लो। इस्लामाबाद की शॉपिंग मॉल की है। मैं जब अपनी कंपनी की तरफ से वहाँ गया था, वहाँ मैंने इन लोगों को साथ देखा था। गौर कर लो, तुम भी, तुम्हारे लिए ही ली है। वो फ़ोन की गैलरी खोलते उसके सामने कर गया था, जहाँ वो इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल में बेबीज काउंटर पर खड़े खां से करीब थे। वो तस्वीर जूम करने लगी थी। जान तो जैसे जाती जा रही थी, तो क्या वो खुद के पास मौजूद, अपनी किस्मत का लिखा मौजूद होने के बावजूद दूसरों की चीज़ों से हसरत महसूस करते, नाशुक्री करते खाली हाथ रह जाएगी? क्या इतनी सज़ा काफ़ी नहीं थी कि पिछले 7 माह से वो अपने ख़ानदान में ही कितने तंज़ और निश्तर का शिकार हो गई थी? जब सब उससे पूछती जब अपने घर के बजाय यहाँ क्यों है, उसके साथ एक सवाली निशान ही बनी थी। वो अपने रूम में होती चाप से कच्ची नींद से जाग गई थी। कैसा है मेरा शहजादा? वो सफ़ेद नरम से ऊन के कपड़ों में सफ़ेद कंबल में लिपटे नन्हे गुलाबी वजूद की छोटी सी पेशानी पर लप रख गया था कि वह धीमा सा नींद में कसमस आया। अब वो उसको हॉस्पिटल रूम की बेबी वार्ड से निकाले, गोद में भरते उसके चेहरे पर चुभते जहाँ वजह प्यार जता रहा था। वो 2 कदम के वास्ते पर बेड पर नींद दराज मुसलसल इसके प्यार भरे मुजाहिरे देख रही थी, जबकि रिया का वो बाप बेटा बिल्कुल फरामोश के थे। अचानक उसके रोने से वो परेशान होता उसे चिल्लाते बोला, बस बाबा की जान। पर अब वो चुप नहीं हो रहा था। मम्मा कहाँ है मेरे बेटे की? वो उसके रोने पर उसी पोजीशन में चिल्लाते उसकी माँ का याद आते बोला, पर वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। रिया वो एकदम पलट गया कि उस पर पहले गहरी नजरें डाली हुई थी। तुम जहाँ थी बोल क्यों नहीं रही थी? वहाँ के सुखेड़े बोला। क्या मतलब मैं यहाँ थी? इतनी नज़रअंदाजी कि आपको पता ही नहीं इस हॉस्पिटल रूम में आपके बेटे के अलावा उसकी माँ भी है। वो दबे से खफ के भरे लहजे में हनोस लेटे ही बोली थी, नहीं यार, मेरे बेटे की मम्मा तो याद थी मुझे। उसके नज़दीक कदम बढ़ते नरम मुस्कुराहट लिए था। हालांकि रूम में दाखिल होते उसकी नज़र सीधी अपने बेटे पर ही थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज उसने कल होना था। ज़बरदस्ती अभी अपनी माँ और उसकी माँ को घर भेजा था, वरना वो दोनों तो वहाँ रुकने को बसी थी, लेकिन फिलहाल ये टाइम उसे देना चाहता था। ये रहता क्यों है मेरे पास, जब भी पकड़ो उसको थमाते बोला जब अपनी माँ की नरम थी सुकून भरी गोद में मजे से चुप सा हो गया था, क्योंकि इसे अपने पापा जाने के मुसलसल प्यार भरे मुजाहरे से कोफत होती है। उसे ज़िंदगी से बहुत उसे हैरान कर गई। मतलब इसे अब मैं प्यार भी नहीं कर सकता। वो उसके सर से सफ़ेद टोपी निकाल दे, उसके भूरे बालों में नरमी से हाथ फेर रहा था, जो भी उसके सर पर फिलहाल कायम थे। कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट तरीके से उसके जानिब चेहरा मोड़ते इस कदर समझाते बोली, अच्छा तुम्हें तो बड़ा अंदाज़ा है। वो पुरसोच हुआ, चलो फिर प्रैक्टिस करवाओ। वो लब दबाए बेड पर अब उसके ही सामने था, जबकि रिया पूरी से आंखें सुखेड़ गई थी। कैसे ऐसे? वो उसका रान के कंबल पर तरह हाथ उठाए अपनी गिरफ्त में थे, हाथ के पुष्ट पर लब लग गया कि वो हड़बड़ा गई। या ऐसे? उसके हथेली की सीधी साइड पर भी लब रखते बोला। वो अभी पहले लम्स पर संभली नहीं थी। या फिर ऐसे? वो अब के दोनों गालों पर बारी बारी लब रखते उसे शर्तर करते मध्यम से मुस्कुराहट भरे लहजे में बोला, कंट्रोल आहान,
वो मजीद की हरकत करता हुआ जैसे सुर्ख होते हाथ उसके होंठों पर रखे रोक गई थी। यार, सीख रहा हूँ मोहब्बत के मुजाहरे करना। उसकी अपने होंठों पर तेरी हथेली चूमते संजीदा सा आंखों में चमकती शरारत लिए था। आप मेरी हालत से मजा ना ले, दूर रहें वरना। वो अब हाथ से दूर रहने का इशारा किया रुहानसी हो गई थी। रिया डर रही है मुझसे। वो मजीद करीब होता कि पूरी शहर में छुपी मुस्कुराहट उसके गुलाबी लबों पर आवाज़ें छाप छोड़ रही थी। हाँ, वो बेबस हो गई थी इस शख्स के कभी कभी अपनाए गए शदीद मोहब्बत भरे रवैयों से। वह वाकई हो जाती थी जैसे कि आज उसकी हालत से मजा ले रहा था। जिहान की जान, वो अब के उसके गुलाबी सी नाक पर लपक उसकी बेबसी पर कहका लगा गया था। शर्म कर ले, आपको बेटा देख रहा है। वो उसको बेड पर अपने बराबर में डालते थपकते अब उसे दो दो हाथ करने को सीधी हुई थी। देखना तो ऐसे क्योंकि आज इंसाफ होगा। तो मुझे कितना तंग कर चुकी है पिछले 9 माह के अरसे में, अब मेरी बारी। वो इसके चेहरे पर आए बाल कानों के पिछोड़े से मत्थम से लहजे में बोला, बदला लेंगे मुझसे। उसका खुद को सताते हाथ थाम गई थी। मेरे मोहब्बत भरे मुजाहरे बदले हैं तुम्हारे लिए। उसके हाथों में मुकीद अपने हाथों को देखते हुए उल्टा सवाल करते लहजे में मोहब्बत की नरमी लिए बोला, नहीं। जो की नज़र उसके हाथ में मौजूद अपने सावले से हाथों को देखते नपी कर गई थी। मैं चाह के भी यहाँ से बदला नहीं ले सकता। वो अपने हाथ उसकी नरम गिरफ्त से निकालते अपनी ब्लू जीन्स की पॉकेट में डाल गया कि वो इसे देखती रही जब वो सूख छोटी सी डब्बी निकाल गया। क्या मेरे बेटे की मम्मा मुझे इतना प्रीशियस गिफ्ट देने पर एक्सेप्ट करेंगी? वो सोए बच्चे पर नजर डालते बॉक्स खोले उसके सामने खड़ा हाथ फैलाया था। वो लब दांतों तले दबाती न मुस्कुराती आंखें झुकाई थी। मैं जानता हूँ मेरा गिफ्ट आपके गिफ्ट के आगे कोई शान नहीं रखता, मगर पहन के देखें। यकीन माने आपके हाथ में जाती उसकी कीमत बढ़ जाएगी। उसके रिस्पॉन्स न देने पर वो बॉक्स पीछे करता कि उसका हाथ थाम गई थी। कबूल है मेरे बेटे के पापा जाने का गिफ्ट, वो रुंधी सी आवाज़ में बोली। उफ, एक भी आंसू बाहर ना आए वरना मैंने नहीं पहनाने। वो सामने बैठे आंखों में चमकते आंसू देखते बोला। उसके सीने पर मुक्का मारते करीब जाते अपना सर टिका गई थी। हाथ देने को कहा था, फैलने को नहीं। आन मुस्कुराते अपने सीने पर टिकी इस लड़के के सर पर लप रख गया। मेरा बंदा, अब मेरी मर्जी, ऐसे ही पहनानी है तो पहनाए वरना जाए। वो हनोज इसी पोजीशन में बोलते हाथ आगे कर गई थी। उसका हाथ देके बॉक्स से गोल्ड की रिंग निकाले उसकी रिंग फिंगर की जीनत बना गया था। अच्छी चॉइस है। चंद पलों से देखती रही थी। हान के आप रिंग पहनाने के बाद के तकाजे नहीं जानते। वो अब सीधे होते अपना हाथ उसके होंठों के करीब लेते आंखों से इशारा कर गई थी। अब बेटा नहीं देख रहा। वो हाथ अपने हाथ में थामते लपकते सर को नपे वाली चुम्बिश देते बोला, नहीं बेफिक्र रही, वो तो सोया है। उसके आधे जवाबी पर फौरन हंसते बोली, हाँ तुम करो तो मर्जी, मैं खुद से करूँ तो बेशर्मी। रिया की मुस्कुराहट उसकी बात पर गहरी हुई कि अचानक उसकी गाल खींच गई थी। इसके साथ मजाक नहीं। वो फोन करते गाल करते उसे हंसने पर मजबूर कर गया था। फोन थामते वो धड़कते दिल से उसका नंबर डायल कर गई थी। वह गहरी नींद में बजते फोन हड़बड़ाते रिसीव कर गया। कल से हॉस्पिटल में रान को सरसरी से देखने के बाद इस्लामाबाद से वापसी पर सिर्फ रेस्ट पर था। तभी खामोशी थी। वो रिसीव कर गया मगर बोला कुछ नहीं था। बोला नहीं तो कॉल क्यों की? तनीन का नंबर मसलती आंखों से देखते खासा शौक में था वो जानने के लिए। उसकी तंज भरी आवाज़ गूंजी थी, बेफिक्र रहो, 1-2 दिन में आज़ादी का परवाना मिल जाएगा मुझसे, अजहार ने तलखी से कहा था। एक आखिरी दफ़ा मिल लो। लहजे में बेबसी ही बेबसी थी। बस एक दफ़ा प्लीज़। वो खड़ाक से फोन बंद कर गया था। वो दिल थामती रह गई थी लेकिन अगले लम्हे उसका टेक्स्ट ब्लैंक हुआ था। अगले आधे घंटे में वो चप्पल उड़े से फ़ोन बिस्तर पर पटकते वॉशरूम की जीप से रवाना हुआ। जबकि वो वजूद में खुशी महसूस किए शाल लेने लगी थी। पिछले आधे घंटे से उसके टेक्स्ट की एड्रेस वाली कॉफ़ी शॉप पर थी। परवाने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसी दूर में उसे ऐसे सताती थी। तलख से मुस्कुराहट बंजर होंठों पर नमूदार होते वो मेन्यू कार्ड पलटते खुद को मसरूफ जाहिर करने लगी थी। अचानक वो अजीब सी होती हालत और चाप से पीछे मुड़ गई कि वो सामने था। 7 माह का अरसा उसकी नज़रों के सामने गुजरने लगा। कितना बदल गया था वो। संजीदा सा। उसकी रंगत आहान की निस्बत ज़्यादा साफ नहीं थी पर अट्रैक्टिव ज़रूर था। क्या उसकी खूबियाँ उसकी जुदाई पर नजर आ रही थी या एहसास से निदामत था? आहान अपनी माँ पर था जबकि आज़ाद की रंगत अपने बाप पर मुतनासिब सी थी। फिरोजी शर्ट और सफ़ेद जीन्स पर स्याह फुल स्लीव वाली जर्सी में फ्रेश सा था। उसकी बड़ी सी शेब उसे मज़ीद सोबर और संजीदा बना रही थी। वो बेनियाज़ उसके सामने आया था। कैसे हो? वो थूक निकलते अपनी शख्सियत में बानी से महसूस किए मुतनासिब लफ्ज़ तराशते बोली थी।
तुम्हारे प्लानिंग्स के इंतजार में अभी तक फ़िलहाल जिंदा हूँ। वो खैनिया मेज़ पर टिकाते उसकी शॉल में लिपटी सादगी की शक्ल को देखते हैरत गम की तलखी से बोल गया था, एक कॉफ़ी। वो वेटर की जानिब सिर्फ अपने लिए कॉफ़ी का ऑर्डर देते इशारा कर गया कि वो शर्मिंदा सी हो गई थी। मैं ऐसा नहीं चाहती थी अजान, मैंने कोका कोला का नोटिस नहीं भेजा। वाह, यहाँ तो मुलाकातें अरूज पर है, हमें तो मुँह लगाना अब गवारा नहीं करती। और यहाँ तो अनम का भाई इसके सामने जाने कहाँ से विराजमान होता कि वो खौफ से सद पड़ती अजान के बिगड़े तासर देखने उसे देख गई थी, जो उसके वजूद पर नजर गाड़ था। कौन है ये? मैं उसकी जानिब देखते सकते बल ये बोला क्योंकि वो इसके रिश्तेदारों को अच्छे से जानता था, जबकि इस शख्स को पहली दफ़ा देख रहा था। अजान में वो ये अली का उसकी बात अचक किया था। अरे इतना परेशान क्यों हो रही है? तारुफ कराते मतलब तुम्हें भी इसने चांसा दिया है। अफसोस। वो इस पर नजरें डालते उसको देख के चिनापी करने लगी थी। क्या बेबसी थी। चलो तुम घर, तुम्हारे भाई को तुम्हारे करतूत बताऊँ मैं। वो जबरदस्त उसका हाथ थाम गया था कि अजान सारा ड्रामा देखते उसको देखने लगा। जिसकी आंखों में आज अजीब बेबसी रकम थी वो मुठियाँ भींच गया था। उसको देखते उसकी किसी हरकत पर अमल पैरा ना होते देख जबरदस्ती उसका हाथ थामते कदम भरता कि वो अब सामने था। छोड़ हाथ, सर दबा से सामने देखा। अजान की आवाज़ तानीद के वजूद में खुशी सी फूटी थी। क्यों तुम्हें क्यों आग लग रही है भाई? उनके माँ बहन कायम रिश्ते से अनजानी था। हनौते से पोजीशन में वैसे ही खड़ा रहा था। मुझे क्यों आग लग रही है? वो लफ्ज़ छपाते सीधा हुआ था कि अगले लम्हे जिसके वहमो गुमान में बिना था, नाक पर पड़ने वाले मुक्के से वो 2 कदम पीछे हुआ था। हिम्मत कैसी हुई तेरी उसे टच करने की? बोल। अजान ने बाजू को झटका देते मिर्ची उसके कमर पर ले जाकर मरोड़ी थी। छोड़ मुझे कमीने, फिर बताता हूँ तुझे जिसके लिए मुझे मारा है ना। तुझे भी धोखा देगी, मेरे साथ भी तुझे अपने ही घर में चुप चुप कर मुलाकातों में ताल्लुकात कायम कर। अभी वो अपना फिक्र कंप्लीट करता कि अजान ने एक जोरदार थप्पड़ मारा था। बकवास नहीं समझा, तेरी जान 1 सेकंड में ले लूँगा कमीने। फिर दोनों में बुरी तरह हाथापाई हो शुरू हो चुकी थी। दानी तो इस शख्स की बात पर शर्म में कर चुकी थी। अजान साइड पर हो वो चीखी जब पीछे उसका वहाँ मौजूद कोई दोस्त उस पर शीशे का आवाज़ फेंकने वाला था, पर बर वक्त तानीन की आवाज़ से पलटा और नीचे झुक गया। क्या हो रहा है ये? होटल इंतजामिया ने पुलिस को फ़ोन किया था जब वहाँ पहुँच चुकी थी। मेरी बीवी को तंग करने की कोशिश की है, इसने लेकर जाए। अजान ने अपनी नाक से फ़ोन जर्सी की बोतल साफ करते कहा और उसको देखा जब ज़मीन पर कराते बीवी पर बुरी तरह झटका था। ओके, हम देखते हैं, आप लोग जाएं। लोगों ने भी सारा कुछ बताया जिससे वो इसे छोड़कर उसकी तरफ बढ़े। अजान, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से जो होटल से बाहर जा रहा था। दानिश की आवाज़ से रुका, लेकिन जल्दी तंजिया नजरें डालते अपने कदम तेजी से पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ाए और गाड़ी अनलॉक की। अजान सुनो तो प्लीज़, मेरी बात सुनो। चोट आई है तुम्हें? वो शख्स बकवास कर रहा था। मेरा कोई ताल्लुक। वो रोते विंडो पर झुकी सफाइयाँ देने लगी थी। बैठो। दानिश जल्दी से उसके पीछे लपकी थी जो अनसुनी किया गाड़ी उसके सामने रोकते सख्त लहजे में बोला था। वो शाह संभालते डरते फौरन डोर खोली बैठ गई थी। आहिस्ता प्लीज़। वो खौफजदा सी तेज ड्राइविंग पर लाशौरी में उसके कंधे तक ले जाता हाथ मुट्ठी की सूरत में वापस लेते बोली थी, नहीं कहूँगी, मुझे माफ़ करो, बस थोड़ी सी जगह दे दो मुझे। अजान, आई प्रॉमिस, किसी कोने में रह लूँगी। वो अनसुनी किया था। अजान, आई नो तुम मूव ऑन कर गए हो, लड़की अच्छी है, प्यारी है, मुझसे भी कहीं ज़्यादा, और तुम्हारे स्टेटस की भी लगती है। वो स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत कर दिया। वो फिर से उसे कैसे इल्ज़ाम दे रही थी। मैं तुम दोनों के पर्सनल में इंटरफेयर भी नहीं करूँगी। ये मुश्किल था अपना शौक उसे किसी और के साथ बांटना, पर तानीन हैदर बस उसके नज़दीक जगह चाहती थी। वो झुक गई थी इस वसीयत से जो वहाँ कभी नहीं ख़त्म होनी थी। उतरो, वो चिल्लाया था। अजान मतवातर आंसू में बेबसी हो गई थी। वो खुद फ्रंट डोर खोले झटके से उसे बाहर खींच चुका था। वो हैरानी लिए किसी हॉस्पिटल के एंट्रेंस में खुद को देखने लगी थी। तानीन हैरत ज़्यादा से इसकी कार्रवाई देखने लगी। उसके हाथ थामते अपने साथ तकरीबन खींचते लिफ्ट की जानिब आया। अजान, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? वो खौफजदा हुई थी। बेफिक्र रहो, तुम्हारी तरह मैं बेहिस नहीं हूँ। उसकी सुलगती बातों से सहम भी जा रही थी। एलिवेटर से निकलते वो उसे एक रूम के सामने लाया था। वो मुश्किल सांस नॉर्मल करते खामोशी से अब इसकी अगली कार्रवाई देख रही थी। देख रही हो ये? वो ग्लास विंडो से अंदर का मंजर दिखा गया था। नींद शस्त्र से देखने लगी जहाँ रिया के गिर्द इसकी माँ और सानी बेगम मुस्कुराते बैठी एक बच्चे को थामी थी। ये मेरा घर है। वो उसकी जानिब पलट गया। जिन लोगों को तुमने तकलीफ पहुंचाई दानी, वो जो लड़की है ना, वो माँ बनने वाली थी जिससे तुमने जाने अपनी किस्मत रूममेट का बदला लेना चाहा था। लेकिन देखो तुम्हारे सामने सही है। वो अफसोस तो हो रहा होगा तुम्हें। उसको खुश देखते आंखें मीच गई थी
और मेरा भाई, सोचा है तुमने अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देता। दानिश हैदर, मुझे इन लम्हों से वहशत होती है जिनमें मेरा वजूद तुम्हारे नज़दीक था। माना कि हमसे गलती हुई थी, हम सुधार सकते थे, लेकिन तुमने क्या किया था? मेरा साथ देने की बजाय हमेशा मुझे बेसुकूनी दी। जानते हो मेरी मामा का मेरे एक्सीडेंट के वक्त क्या हाल था? समझ सकते हो तुम एक माँ की फीलिंग्स, क्या वो तुम्हें कभी माफ़ करेंगे? नहीं दानिश, मैं कर भी दूँ ना, वो नहीं करेंगे। वो रोते नफी करने लगी थी। अजान, तुमने कभी मुझे अपना एहसास दिलाया था? मुझे भी तो तुम्हारी ज़रूरत थी अजान, लेकिन तुमने एहसास कभी मुझे दिया ही नहीं। तुम तो अभी तक हक नहीं दे रहे मुझे। अजान, इस घर में मर जाऊंगी शख्स की गलीज नजर और अपनी भाभी के रोज लगे लगाए इल्जामात से। प्लीज़, वहाँ थाम गई थी उसके। तो क्या मैंने तुम्हें कहा था तुम नफरत करो सबसे? करनी भी थी तो मुझसे करती ना क्या? कभी तुमने बीवी का फर्ज निभाया था? बताओ मुझे दानिश। मैं वो घुटनों के बल झुकी थी। मैं सबसे माफ़ी थी। ये क्या कर रही है यहाँ? सानी बेगम की तेज आवाज़ से वो दोनों मुतवज्जो हुए थे। वहाँ तो साहब की सुर्ख चेहरा लिए पलटी थी कि तेज आवाज़ से रिया और नईमा बेगम भी दरवाजे के पार मुतवज्जो हुए थे। तुम इसे तलाक देकर फारिग करो। मुझे ये दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में या अपने घर में नहीं चाहिए। मुझको देखते खाते तेज लहजे में बोली, आंटी, लाख इख्तलाफात सही, मैं लाख बुरी सही, मगर आप एक औरत होकर ये जुल्म ना करें मुझ पर। प्लीज़, मुझे आपका बेटा का नाम चाहिए। बस थोड़ी सी जगह दे दे। बस, मैं कुछ नहीं मांगूंगी, प्लीज़। अच्छा, वो शोहर जिसकी जान लेने में तुमने कसर न छोड़ी, वो शोहर जिसकी बाजू सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारी वजह से डिफेक्टेड हो गई। जानती इस हादसे के बाद वो अपनी बाजू सीधी नहीं कर सकता। इसके सर में दर्द रहती है। तुम कहती हो माफ़ करते आसान नहीं है तुम्हारे लिए। मम्मा, आप खुद को वाइपर नहीं करें प्लीज़। मैंने वो संभालता, इस पर सरसरी नज़र डाल गया था। तुम इसे हमारी ज़िंदगी में वापस नहीं लाओगे, सुना तुमने? और हम आंखों से उसको तनबीह कर गई थी। अच्छा, फ़िलहाल तबीयत नहीं ख़राब करें, चलें आप। वो सारा दिन रूम में ले गया और वो वहीं थी, अकेली। इंतज़ार एक मुश्किल चीज़ है। वो सेल फोन पर टाइम देख के सोच गई 10 मिनट भी मुहाल थे। आप रुके यहीं। उसके पर्सनल खास से एतमाद वाले गार्ड के साथ ही थी, जब उसको कॉलेज ड्रॉप के लिए जुबैर के ड्राइवर की जगह इसको हायर किया था। 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची। उसकी वेट में थी। ठीक 10 मिनट बाद उसकी फ़्लाइट लैंड कर रही थी। वो ब्लू पर पिंक धागे के काम वाली नफीस सी फ्राक पर हमरंग दुपट्टा गले में लिए, जबकि सर्दी की वजह से स्किन मोटी शाल कंधे से लाते बाजुओं के दोनों सिरों पर फैलाई थी। सीधे खुले बालों में थी। गले में उसकी री चेन के अलावा चेहरा हरा राइस से आ रही था। उसे मिलने की चमक लिए ये खासा पुरसकून और मोहब्बत की रंगत लिए गुलाबी सा था। अनास में से उसकी जान हथेली में आने लगी थी। क्या एहसास थे वो समझने से कासिर थी। बहरहाल यह एहसास खुशकुन था। वो अपने अंदर आए तब्दीली महसूस के सरशार थी। क्या तुम हमारे वलीमे में आए हो? वो मुस्कुराहट रोकने को निचला लब दबाए सामने से बेचैन देखते टेक्स्ट कर दिया। वो पलटी पर वो नहीं था। अच्छी कोशिश थी। उसका टेक्स्ट दोबारा ब्लिंक हुआ। वो यकलक थमी थी, मतलब उसके हरकत पर नजर रखे था। कहाँ हो? बेचैनी से अपनी जगह पर खड़े ही चारों तरफ में घूमते धड़कन जैसे थी। शाल का एक सिरा कंधे से भी अब ढलक सा गया था। तुम मुझे मुसलसल पिछली 3 रातों और 2.5 दिन से तंग कर रहे हो। वीर की सब रिसीव करने वालों को देखती रुंधी सी आवाज़ में बड़बड़ाए दोबारा टेक्स्ट कर गई थी। वो कल आने की बजाय भी आ जाए था और अब उसको ज़बर का पैमाना लबरेज कर रहा था। और जो तुम मुझे इतने अच्छे से कर रही उसका हिसाब कौन देगा? मुस्कुराते जो में रुख मोड़ गया। दिल वजियत वो फोन पर टाकती कि अगर टेक्स्ट स्क्रीन पर पहले से नमूदार था, लुकिंग बिहाइंड योर स्वीट हार्ट। वो बोर्डिंग एरिया में खड़ी इंतजार में थी जब दूसरी उसकी छवि आवाज़ होने लगी। वगैरह सांस भरते उसको गुजरते सेकंड में नज़दीक होते देखने लगी कि अक्सर बिल्कुल साफ था। वो कदम भर के फासले पर बिल्कुल आइन सामने था। नूर की पलकें लम्हे भर को झुकते यकीन करने को उठी थी। उसके बिल्कुल करीब था कि उसको हाथ बढ़ाते छू सकते थे। ग्रे शर्ट पर स्याह ब्लेजर और स्याही जीन्स में वो इसके रूबरू लबों पर गहरी मुस्कुराहट लिए कोट के बाजू पर डाले फॉल कफ में अपनी मखसूस खुशबू में बसा सा जान लेने के दर पर था। क्या तुम मुझे नजर लगाने वाली हो? उसके करीब जरा सा होता झुका तो वो बेयकीन से हाथ बढ़ाते उसका चेहरा छूना चाहती थी। डोंट से तुम सारी रात एक्साइटमेंट में जागती रही हो। उसकी गुलाबी पर्दी अजीब से तासर वाली सूजी आंखें खासी दिलचस्पी से देख के जुमला अदा करते उसका हाथ थामता कि वो जहाँ कहीं लोग एक दूसरे को रिसीव करते मिल रहे थे उसके सीने से लगते शशतर कर गई थी। वो हमेशा ही उसके उल्टा ही चलती थी। हाला गाजियान उसकी और अपनी उलझती सांसें महसूस किए महज ये कह पाया था, ये पब्लिक प्लेस है। उसको हनोज इसी पोजीशन में देखे धीमी सरगोशी कर गया था। सबका ध्यान इस जानिब इन दोनों पर हुआ था।
वह बेखबर से थी जबकि उसकी पॉकेट में मुसलसल ब्लॉक होता फोन इन दोनों को ही मुतवज्जा नहीं कर रहा था। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।